यह सब हमारे बड़ों का किया धरा था कि हम चाचा ताऊ के होकर भी आपस में बातचीत नहीं कर सकते थे, जबकि हम सबके घर भी पास पास थे। बच्चे तो मासूम होते हैं, वह उन बातों को क्या जाने कि जायदाद के झगड़े क्या होते हैं। सविता मेरी हम उम्र थी। हमने एक साथ स्कूल में एडमिशन करवाया था। चाचा ताया की दोनों बेटियों में दोस्ती पक्की हुई, लेकिन इस दोस्ती को हमने स्कूल तक ही रखी हुई थी, क्योंकि घरवाले तो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। सविता के घर फोन नहीं था। जब उसे किसी सहेली से बात करनी होती तो वह मेरे पास आ जाती। उसकी माँ उसे मना करती कि अपने ताया के घर ना जाया करो, लेकिन वह उनका कहना नहीं मानती थी। एक दिन वह आई तो घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। कहने लगी, मुझे अपनी एक दोस्त को फोन करना है। मैंने कहा, मिला लो फोन। उसने फोन मिलाया तो उधर से किसी लड़के ने फोन उठाया। सविता को शरारत सूझी, बोली, बात कर लो, तुम्हारा ही फोन है। जब मैंने हेलो कहा तो जवाब में लड़के की आवाज़ सुनी। मैं घबरा सी गई। मैं बहुत डरपोक थी। मैं अक्सर ऐसे मामलों से दूर ही रहती थी। सविता ने मुझसे फ़ोन ले लिया और फ़ोन पर बोली, यह पारुल है, यह बहुत बड़ी डरपोक है, तुमसे बात नहीं कर सकती। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन सविता ने मेरा बुरा मानने की परवाह ना की, बल्कि देर तक उस लड़के से इधर उधर की बातें करती रही। उसके बाद यह लड़का रोज का ड्रामा हो गया। जब भी आती फोन मिलाकर उसी लड़के से बातें करना शुरू कर देती। मैं माँ को इसलिए नहीं बताती थी, कहीं माँ उसका आना जाना बंद ना कर दे। माँ पूछती तो कह देती कि यह अपने किसी सहेली से बातें करती है। माँ मुझको कई बातें भी सुनाती। मैं इन सब बातों की परवाह ना करती, हमेशा सविता की साइड की ही बातें करती। उस लड़के का नाम राघव था। आहिस्ता आहिस्ता सविता ने उसकी दोस्ती हो गई। मैं अब तक सविता के इस मामले से दूर रही और यही सोचती, कहीं नाराज होकर सविता मेरे घर आना बंद ना कर दे। एक दिन उससे मुझसे कहा, पारुल, घरवाले मेरे नाम के खत खोल लेते हैं। मैं एक खत तुम्हारे पते पर मंगवाना चाहती हूँ। जब खत आ जाए ध्यान से मुझे दे देना। मैं उसे अब भी मना ना कर सकी, कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए। असल में मुझे उसकी दोस्ती बहुत प्यारी थी। इस तरह उसके खत मेरे नाम पर आने लगे। माँ मेरे खत नहीं खोलती थी, बस मुझे दे दिया करती थी। मैं वह खत सविता को दे देती और उसकी अमानत समझकर कभी भी उसका लिफाफा ना खोलती। वह खत दिल्ली से आता था। माँ तो यह समझती थी कि मेरी बेटी की दिल्ली वाली सहेली उसे खत बेचती है, क्योंकि वह पहले मेरे साथ पढ़ा करती थी। हमारे फोन का तार सविता के घर के तरफ से आता था। जिधर उसकी खिड़की थी वहां से तार में जोड़ लगाया जा सकता था। सविता ने एक फोन सेट मंगवाया और उसे हमारे कनेक्शन से जोड़ लिया। वह उसको अपनी अलमारी में छुपा कर रखा करती थी। यह बात उसने मुझे बता दी और मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि रोज शाम को 4 बजे तुम आधे घंटे के लिए अपने फ़ोन का पिलक निकाल दिया करो। अब वो राघव से अपने घर पर ही बात कर लिया करती थी। इस तरह उस लड़के से वो बहुत लंबे समय तक बातें करने लगी। एक दिन उसने बताया कि राघव बहुत जिद कर रहा है कि मैं उसे अपनी फ़ोटो भेजूं। क्या करूं? मैंने उसे कहा, किसी और की फ़ोटो भेज दो। उसने न जाने किसकी फ़ोटो भेजी, क्योंकि भेजने से पहले उसने मुझे ना दिखाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी चाचा की बेटी, जिससे मैं सच्ची मोहब्बत करती हूँ, मेरी ही फ़ोटो उस लड़के के पास भेज देगी। अगर मैं जानती कि वह यह करेगी तो मैं कभी भी उसे ऐसा मशवरा ना देती। सविता का यह सिलसिला अब रोज चलता रहा और मुझे यह सिलसिला पसंद ना था, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह जिद की पक्की थी। मुझे अंदाजा हो गया था वो मेरी दोस्ती को छोड़ सकती है, लेकिन राघव को नहीं छोड़ सकती। एक दिन सविता ने कहा, आज मेरे साथ स्कूल से थोड़ी देर के लिए किताबों की दुकान तक चलना है। मैं उसके साथ चली गई। दुकान पर एक पक्की उम्र का एक शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में गुलाब का फूल था। सविता ने कहा, यही राघव है। मुझे वह बिल्कुल अच्छा ना लगा। मामूली शक्ल सूरत का था, शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप लगता था। दुकान से निकलकर मैंने सविता को काफी डांट सुनाई। बोली, बातें तो अच्छी करता था, बोरियत दूर हो जाती है। मैंने कौन सा इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, बस टाइम पास ही तो करना है। एक दिन सविता आई। माँ पापा घर पर नहीं थे। आते ही उसने राघव को फोन मिला लिया और हंस हंस कर बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद सविता ने मुझसे कहा, पारुल, आज तुम भी उसके साथ 2-4 बातें कर लो। मैंने उससे कहा, किस खुशी में? अरे भाई, मेरी खुशी की खातिर, तुमको मेरी जान की कसम है। उसने जबरदस्ती मुझे फोन थमा दिया। मुझे भला उस बूढ़े आदमी से बात करके क्या खुशी मिलती? मैंने सविता की खातिर उससे जबरदस्ती 2-4 बात की। उस दिन यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
कि मैंने सविता का कहा मान लिया। बस उसके बाद तो मेरी सामत आ गई। अब राघव को भी डर नहीं लगता था। जब जी चाहता फोन घुमा देता, अगर कोई और उठाता तो बंद कर देता। मैं उठाती तो कस्में देने लगता कि बात करो मुझसे। बार बार फोन उठाते उठाते थक चुकी थी और यह थोड़ी थोड़ी देर बाद रिंग कर देता। मेरी तो जैसे सामत ही आ गई। घर वालों से भी डर लगता, हर वक्त परेशान रहने लगी। आखिरकार मैंने एक दिन उसको डांट दिया कि अब मुझे फोन मत करना, वरना मैं सविता से भी तुम्हारी बात बंद करवा दूंगी। उस पर उसने धमकी दी, अगर तुमने ऐसा किया याद रखना मैं तुम्हारे फोन की तार काट दूंगा, जिससे तुम्हारा फोन हर वक्त डेड मिलेगा। चाहे तुम कितनी भी शिकायत दर्ज करवा लेना, बिल्कुल नहीं चलेगा। जब सविता से उसकी शिकायत की, वह उल्टा मुझ पर ही बिगड़ने लगी कि तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों बिना बात उससे पंगा ले रही हो, जानती नहीं हो वह कौन है, चाहे तो 1 मिनट में हमें बदनाम कर सकता है। सविता के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने अपने घर से जो कनेक्शन उसे कमरे में दिया हुआ था वह हटा लिया। अब वह हमारे कनेक्शन से अपने आशिक को फोन भी नहीं कर सकती थी। उसने मुझसे बातचीत छोड़ दी और मुझसे दोस्ती का रिश्ता भी तोड़ लिया। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते की बात भी शुरू हो गई। जिस लड़के से मेरी मंगनी हुई वो मेरे पापा के दोस्त का लड़का था। अंकित खूबसूरत और बहुत पढ़ा लिखा था। वह लंदन से पढ़कर आया था। सब इस रिश्ते से बहुत खुश थे। मैं और अंकित भी बहुत खुश था, क्योंकि हम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं उसकी हो जाऊं और वह मेरा हो जाए। सविता मुझसे नाराज थी, लेकिन मंगनी वाले दिन वह खुद आ गई। मम्मी ने उसको बुलवाया था कि मंगनी पर तुमको जरूर आना है, क्योंकि मम्मी को हमारे झगड़े के बारे में नहीं पता था कि हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। सविता मेरी मंगनी पर खुश नजर आ रही थी। उसने हंसकर मुझे बधाई दी तो मैंने भी उसे माफ कर दिया और उसे गले लगा लिया। सोचा कि जब ऊपर वाले ने मेरी मुराद मुझे दे दी है तो इससे नाराज रहकर क्या मिलेगा। मंगनी के बाद अंकित मुझे फोन करने लगे। हम फोन पर बातें करते थे। मुझे मालूम ना था कि राघव की नौकरी टेलीफोन ऑफिस में है और वह मेरी और अंकित की सारी बातें सुनता था और वह जान गया था कि हमारी शादी होने वाली है। एक दिन मैंने महसूस किया कि अंकित मुझसे खींचा खींचा सा है। मैं डर गई, लेकिन पूछने की हिम्मत ना हुई। वह पहले हमारे घर हर हफ्ते आता था, अब उसने घर आना भी छोड़ दिया था। 1-2 बार माँ के बुलाने पर आया भी तो उसके लहजे में इस कदर बदलाव था कि लगता ना था कि वही अंकित है जो रात भर फोन पर मुझसे बातें करता था, लेकिन अब एक बार भी फोन पर बात करना गवारा न करता था। आखिरकार हकीकत सामने आ ही गई। सविता को राघव ने अपने जाल में फंसाकर उसकी इज्जत खाक कर डाली तो वह एक दिन रोती हुई आकर मेरे गले लग गई। मुझसे माफी मांगने लगी और बोली, पारुल मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारी फोटो राघव को भेजी थी। मैंने तो यह सब मजाक में किया था और राघव ने वह फोटो अंकित को दे दी है और कहा कि तुम्हारी मंगेतर ने मुझे अपने फोटो भेजी है और मुझसे मंगनी होने से पहले वो मुझसे बहुत बातें करती थी। उस बात पर अंकित का दिल मुझसे भर गया। अंकित ने मुझसे पहले बात करनी छोड़ दी और फिर कुछ दिनों के बाद मंगनी तोड़ दी। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैं अंकित के दिल से गलतफहमी को दूर ना कर सकी, क्योंकि दिल का शीशा अगर एक बार टूट जाए तो उसमें आया बाल दूर नहीं किया जा सकता। मर्द की फितरत ऐसी नहीं कि औरत का कसूर भुला सके, औरत बेकसूर ही क्यों ना हो। मुझे अंकित के खो देने का बहुत बड़ा गम हुआ, मगर यह गम परेशानी से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। माँ ने चेकअप करवाया तो पता चला कि मुझे टीबी हो गई है। सच है, गम गहरा हो तो दीमक की तरह इंसान की सेहत खत्म कर देता है। मेरा इलाज होने लगा। आखिरकार कुछ दिनों के बाद मैंने इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा हासिल कर ही लिया, मगर जो आत्मा को दीमक लगी थी वह ना जाने सकी। अंकित की शादी हो गई। वह अपनी पत्नी को लेकर लंदन ही चला गया। सविता की भी शादी हो गई, वो भी विदा होकर अपने ससुराल चली गई, लेकिन मैं जहाँ थी वही रह गई। दुआ करती थी कि मेरे नसीब की खुशियाँ भी अंकित को ही मिल जाए, क्योंकि सारा कसूर मेरा था। गलती मुझसे हुई थी, अंकित का कोई कसूर नहीं था। मैंने ही सविता की दोस्ती पर भरोसा किया था कि उसने नागिन बदलकर मुझे ही डस लिया। मेरे नसीब में अंधेरा नहीं था, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी से मैंने अपनी जिंदगी में अंधेरा भर लिया। सविता को उसकी मंजिल मिल गई। आज सोचती हूँ अगर बड़ों की लड़ाई थी तो उसकी कोई ना कोई वजह थी। वह हमें भी एक दूसरे से दूर रहने को कहते थे। हमारे कजन और मेरे बहन भाई इसी वजह से आपस में नहीं मिलते थे, मगर मैंने बड़ों की बात न मानी। तभी माँ ने मुझे रोकना टोकना छोड़ दिया, बल्कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मुझे सविता से मिलने से भी नहीं रोकती थी, चाहती तो रोक देती और अब शायद मैं बर्बाद ना होती। माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं
और उनके विचारों को समझते भी हैं, लेकिन कभी कभी माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तब तब मुझ जैसे नादान बच्चे बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं, ऐसा नुकसान जिसका भुगतान हम सारी जिंदगी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।